तो इसमें चमकता बहुत है। गेट लगाऊं क्या? लाइट दोनों एक साथ बंद हो रही है क्या? होता है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आवाज आ रही है मेरी? हाँ या ना? आवाज आ रही है मेरी? चलो, कल किया था nth कोटि की अभिक्रिया, करके देखा कल। किया क्या बताओ बच्चों, हाँ या ना में जवाब दो। किसने किया, कोशिश की या नहीं की? कोशिश की या नहीं की बताना, बताओ एक बार। कोशिश की या नहीं की? बताओ। अरे बोलो तो सही, आगे चलो जिससे मैं। की या नहीं की? की हुआ? हो पाया? चलो चेक करना एक बार। की तो बहुत बढ़िया है, जिन्होंने नहीं की है वो मेरे साथ साथ नोट करेंगे। nth कोटि की परिभाषा क्या होगी बच्चों? डेफिनेशन क्या होगी nth कोटि के लिए, बताओ मुझे। nth कोटि की परिभाषा होगी कि जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के n घात के समानुपाती हो। यही तो होगी। अगर मैं इस r की जगह पर dx/dt लिखूं और चिन्ह को हटाऊं तो k की पावर n an होगा या नहीं होगा? जहां ना समझ में आए रोक दीजिएगा। अब देखना बच्चों, ये ऐसे लिख सकती हूं dx/dt बराबर kn a माइनस एक्स की पावर n। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है dx/dt बराबर kn a माइनस एक्स की पावर n। अब देखना, ये जो x वाली टर्म है इधर आएगी कि नहीं आएगी? यही तो करते आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ। ये इसका nth कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाएगा। ये nth कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाएगा। समीकरण एक का अब क्या करना है, समाकलन करना है ना। समीकरण एक का समाकलन कर दो, और समीकरण एक का आप समाकलन करोगे तो देखना क्या करूं मैं, मिटा दूंगा इसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखना, अगर मैं ये कहूं कि इसका समाकलन, आया क्या आंसर आप लोगों का? करके देखा होगा वैसे, कल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? देखो, इंटीग्रल करें समीकरण एक का, इंटीग्रल करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे? a माइनस एक्स ऊपर जाके माइनस एन होगा कि नहीं होगा बताओ। इसको dx लिख सकते हो, और इसका अवकलन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, के एन टी प्लस सी। ठीक है, ये देखो a माइनस एक्स की पावर माइनस एन और x की पावर n का समाकलन क्या होता है? होता है कि नहीं होता? अगर मैं ये कहूं कि ये a माइनस एक्स, ये तो रहा x, ये रहा पावर n माइनस की, तो देखना कैसे करोगे समाकलन। a माइनस एक्स माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन होगा कि नहीं होगा बताओ। ये तो माइनस n प्लस वन होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे। ये माइनस है और इस माइनस एक्स का अवकलन समाकलन और करना है, और माइनस एक्स का समाकलन कैसे करते हो? माइनस लगाएंगे ना बाहर, याद है? बराबर यहां से क्या आया, के एन टी प्लस सी आया कि नहीं आया? जहां के एन क्या है, एक नियतांक है एन कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लो।
जिन्होंने कर लिया है बहुत बेहतरीन है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो मेरे साथ साथ या तो नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, जो भी करना है आपको करिए, ठीक है। अब देखना, इधर देखना, ये माइनस माइनस प्लस होंगे कि नहीं होंगे बताओ, माइनस माइनस प्लस होंगे कि नहीं होंगे। तो यहां से क्या आया देखो, a माइनस एक्स पर पावर माइनस के एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होगा कि नहीं होगा। चाहो तो अगर ये माइनस ना कर सको, चलो ठीक है, ना 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 नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, गलत है। ये एन माइनस बाहर थोड़ी है, माइनस बाहर थोड़ी है कि जो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस बाहर होता तो बात अलग थी। ये केवल, अच्छा देखो, अगर माइनस बाहर होता टोटल तो माइनस माइनस प्लस हो जाते। ये एन के साथ माइनस लगा हुआ है, और एन के साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस नहीं कर सकते हम। तो क्या करें, देखो क्या कर रही हूं मैं, देखना क्या कर रही हूं एक बार, मुझे बताना नहीं आया तो समझ में। नहीं आए तो बताना, नहीं आए तो समझ में। बताओ आया कि नहीं आया। कुछ नहीं किया है मैंने, इसको नीचे लेकर गई हूं और इसको वन माइनस एन लिख दिया है। इसको नीचे लेकर आई और इसको वन माइनस एन लिख दिया है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वन माइनस एन बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, चिन्ह नहीं बदले हैं, सिर्फ उल्टा सीधा आगे पीछे लिख दिया है। क्यों, क्योंकि मुझे एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बनाना है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये वन माइनस एन लिखा है तो देखो यहां से क्या आया, ये माइनस, समझना मेरी बात, ये माइनस तो माइनस ही रहा, ये वन माइनस एन आ गया, और ये जब नीचे आएगा तो ये पावर के चिन्ह बदलेंगे। एन के साथ क्या है, माइनस, तो एन के साथ माइनस है इसलिए एन के साथ प्लस हो गया, और वन के साथ प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस। और यहां से क्या आया, के एन टी प्लस सी। बताओ आ गया, नहीं दिख रहा क्लियर, क्या दिक्कत है, क्लियर क्यों नहीं दिख रहा, क्लियर क्यों नहीं दिख रहा, किस किस को क्लियर नहीं दिख रहा, सबको नहीं दिख रहा या फिर एक दो स्टूडेंट है जिनको नहीं दिख रहा, बताओ। यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट है, अरे बोला करो भाई, ऐसे नहीं चलता काम। डाउट है क्या कोई यहां तक, यहां तक कोई शंका, हाँ या ना में जवाब दो, दोबारा बताना है, चलो ठीक है नहीं। अब देखना, यहां से मुझे अगला क्या है मेरा काम, सी का मान निकालना। तो सी का मान कैसे निकालते हो, सी का मान कैसे निकालते हो कि मैडम t बराबर 0 पर x बराबर 0 होगा, t बराबर 0 पर x बराबर 0 समीकरण 2 में रखोगे तो t बराबर 0 पर x बराबर 0 होगा। तो देखना क्या आएगा, यहां से क्या आया, यहां से आया माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस एन ए, क्योंकि ये 0 रखोगे, ए, ये a की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस वन, ठीक है। x की जगह पर 0 रख दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है, बराबर c हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, ये 0 और c हो जाएगा, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा बच्चों को, मैडम क्लियर नहीं दिख रहा, ऐसे बोल रहे, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकी सबको दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा। c का मान समीकरण 2 में रख दो, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखोगे बच्चों, क्या आएगा यहां से देखना, माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस एन a माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, देखते चलना, बराबर के एन टी, और c की वैल्यू क्या है, ये रही, माइनस तो आएगा ही,
-1/1 माइनस एन ए की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत है? के एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसको मिटा रही हूं मैं, बाकी देखना क्या करूं। ये जो माइनस है इसको इधर ले आऊं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि के एन टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखना क्या होगा, के एन टी बराबर ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो देखो क्या आएगा, -1/1 माइनस एन ए माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और ये माइनस का है तो यहां आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्या बचेगा, 1/1 माइनस एन ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, बचा कि नहीं बचा बताओ, यहां तक आ गया। यहां से के एन का मान आप निकाल लोगे, यहां से के एन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बस आ गई, सिंपल सी बात है। चाहो तो इसमें से 1/n माइनस 1 कॉमन ले लो, कुछ नहीं करना। अब देखो ये जो n माइनस 1 है, 1 माइनस n है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाली संख्या को आगे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सेटलमेंट कर रही हूं कि पॉजिटिव वाली संख्याएं आगे दिखाई दे मुझे। पॉजिटिव वाली संख्या आगे दिखाई देंगी, कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन ले लो और टी को इधर पहुंचा दो। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1 माइनस एन, मैंने यहां कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, 1/a की पावर n माइनस 1 माइनस 1/a माइनस x की पावर n माइनस 1। दैट्स ऑल, दिस इज द वैल्यू ऑफ के एन। आ गया समझ में, आया या नहीं, हाँ या ना, कोई डाउट, कोई शंका? यही आंसर आया है। और माइनस प्लस में कोई मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस में अगर आपने किसी ने कोशिश की हो कि यहां से माइनस कॉमन लेके इसको n माइनस 1 बना दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, मिटा दूं, आया या नहीं बताओ तो सही। कंप्यूटर मेरे सामने रखा है, आप में से कोई जवाब ही नहीं दे रहा मुझे। आया या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, सबको आ गया। चलो चलो आगे देखिए, इसके आगे इसका अर्धायु काल डायरेक्ट याद रखेंगे, इसको बहुत कंफ्यूज नहीं करना है, पेपर में नहीं पूछा जाता, सिलेबस में भी नहीं है। इसका अर्ध आयु काल टी हाफ बराबर a की पावर n माइनस 1। टफ हो जाता इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, वैसे आप चाहो तो निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। इसका अर्ध आयु काल हाफ टाइम टी हाफ बराबर, ये याद रखना है आपको, 1/t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n माइनस 1। ये लिख लेना, और किसी ने कैलकुलेट करके निकाला है तो बहुत ही बढ़िया है, और कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करके मत देखना, कोई टेंशन नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाता। वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, एक व्यंजक दे देगा, जो इसका के एन का व्यंजक है वो दे देगा, और पूछेगा कि इसको डिराइव करो, यानी कि इसको आपको निकाल के दिखाना है, तो निकाल के दिखा दोगे। ये खत्म हो चुकी है यहाँ पे कोटि, सारी कोटि की अभिक्रियाएं मैंने करा दी हैं आपको, nth कोटि की अभिक्रिया भी मैंने आपको करा दी है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका छदम एकाणुक अभिक्रिया। छदम एकाणुक अभिक्रियाएं ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं स्यूडो रिएक्शंस। स्यूडो रिएक्शन कहते हैं ना।
सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें, चिंता मत करो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जो आपकी कोटि होती है वो किसी भी अभिक्रिया का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक ऐसा स्टेप है किसी अभिक्रिया के अंदर। देखना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये माना मेरी कोई अभिक्रिया है ए, ठीक, ए से बीच में एक मध्यवर्ती अवस्था बन रही है जिसको मैंने स्टार बोल दिया। ये अस्थायी होती है और अस्थायी होने की वजह से इनको अभिक्रियाओं में हम दिखाते नहीं है। और इसके बाद मेरा बन गया प्रोडक्ट। अभिक्रिया पूरी दो पदों में संपन्न हुई है। पहला पद ये रहा, सेकंड पद ये रहा। फर्स्ट पद ये है और सेकंड पद ये है। आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा पद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है? ये दो पद लिखे हैं मैंने, कौन सा पद वेग निर्धारक? अब तक आप अभिक्रिया का वेग ही तो निकाल रहे हो। अब तक आप पूरी रिएक्शन के अंदर पूरा जितना भी चैप्टर पढ़ाया है उसमें पूरा मेरा फोकस चल रहा है रेट अभिक्रिया के वेग पर। अगर मेरा पूरा फोकस अभिक्रिया के वेग पर है, समझना मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूं, अगर मेरा पूरा फोकस अभिक्रिया के वेग पर है बच्चों, तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाला पद होता है वो कौन सा पद होता है और उसके क्या क्या गुण होते हैं? ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। अरे तुक्के सही, ये तो बताओ, ये फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है या सेकंड है? आप अभिक्रिया का वेग इस पद से निकालते हो या इस पद से निकालते हो? ऐसे तुक्के तो मारो, मारो तुक्के। सबके स्टूडेंट्स के रिप्लाई आने चाहिए। हाँ बताना। सेकंड, मन्नू सेकंड। और किस किस के क्या क्या विचार हैं? कौन कौन विचार कर रहा है और क्या हो सकता है? सेकंड। फर्स्ट कौन है? ये मनीष। सेकंड। एक बार तेरा स्टूडेंट सब रिप्लाई तो करो, पता तो चले मुझे कौन क्या क्या सोच रहा है। देखो बच्चों, जो सेकंड फर्स्ट के साथ हैं वो बहुत ही गरीब विद्यार्थी हैं, बहुत ज्यादा गरीब हो भाई। अरे ये ध्यान रखो ना, अभी तक मैं कह रही थी अभिक्रिया वेग की बात करती हूं, मैं हमेशा यही तो लिखती हूं। बीच में मैंने कोई पद दिखाया है क्या? और इसी के आधार पर निर्धारित करती हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 0 शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए A की पावर 1, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए A की पावर 2, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए A की पावर 3 और फोर्थ n कोटि के लिए A की पावर n। तो अभिक्रिया का वेग मैं हमेशा निर्धारित करती हूं इस सेकंड स्टेप से, और जिस सेकंड स्टेप से अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, वेग निर्धारण पद। और इसका सबसे बड़ा गुण है कि ये बहुत ही मध्यम गति से होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल अवस्था होती है किसी भी अभिक्रिया की। अभी बात करेंगे जब आरएनएस का टक्कर सिद्धांत मैं समझाऊंगी आपको, वहां बहुत अच्छे से हम बात करते हैं कि इसके बारे में क्या है, क्या विचार होते हैं, क्या चर्चाएं हैं। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर मैंने बोला है कि ये स्टेबल है तो मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक्चुअली में सेकंड स्टेप कहलाता है, जो वेग निर्धारक पद होता है। तो अभिक्रिया की कोटि भी इसी से निर्धारित होती है। चले टॉपिक पर। वे अभिक्रियाएं जिनमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि वेग निर्धारक पद में अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता अलग अलग हो, अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता अलग अलग हो, ऐसी अभिक्रियाएं छदम एकाणुक अभिक्रियाओं के नाम से जानी जाती हैं। ध्यान रखना, मैंने पर्सनली लिखाया है वेग निर्धारक पद, क्या निकाला है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मैंने क्या बोला है आपको? मैंने बोला है कि छदम एकाणुक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो जिनका या जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वेग निर्धारक पद में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता
दोनों का मान अलग अलग होना चाहिए। ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं? छदम एकाणुक अभिक्रियाएं। देखना एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण से बात करते हैं, एग्जाम्पल से बात करते हैं। CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये अभिक्रिया याद रहनी चाहिए। बार बार लिख रही हूं मैं इसको, बहुत बार पर्सनली पूछी भी जाती है ये कि छदम एकाणुक अभिक्रिया का उदाहरण लिखो, सबसे फेमस एग्जांपल है। अच्छा बताओ, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है जो मैंने लिखा है। इसकी अणु संख्यता क्या है? अणु संख्यता क्या है इसकी बताना। मॉलिक्यूलरिटी क्या है इसकी बच्चों, बताना। अणु संख्यता जल्दी बताओ, अणु संख्यता क्या है जल्दी बताओ। 2। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? जितने वेग निर्धारक पद में जितने आपको अणु दिख रहे हैं, ये 1 और ये 2। लेकिन आपने पढ़ा है ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, पढ़ा है ना। यानी कि इसमें होता क्या है, जो एस्टर होता है, ये जो एस्टर होता है इससे बनना है एसिटिक एसिड। ये जो एस्टर होता है, मेथिल एसीटेट कहते हैं इसे, मेथिल एसीटेट, इसको एथिल एसीटेट के नाम से या एस्टर के नाम से जाना जाता है। ये काम आता है हमारे लैब में, एस्टर का बहुत काम करते हैं हम, ध्यान रखना। एस्टर की गंध जो होती है वो फूलों जैसी होती है, फूलों की खुशबू होती है एस्टर में, बहुत मनमोहक गंध पाई जाती है। देखना मैंने क्या बोला, ये जो एस्टर है और ये H2 है, एक्चुअली होता क्या है, जब कोटि निकाल रहे होते हैं तब H2O को, जो ये जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप चल रहा होता है हमारा, तो H2O बहुत ज्यादा अधिकता में होता है, एक्सेस में होता है, बहुत ज्यादा अधिकता में होता है। इसीलिए इसको तो हम मानते हैं जब बहुत ज्यादा अधिक है तो क्या मतलब है इसका, मेरा मेन फोकस क्या है, इस अभिकारक पर है। इसीलिए इसको तो छोड़ देते हैं और केवल क्या बचता है आपका, एस्टर बचता है। और इसके हिसाब से अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निकालोगे, सॉरी अभिक्रिया की कोटि निकालोगे तो क्या निकलेगी, ये निकलेगी। क्या निकलेगी? अभिक्रिया की कोटि ये निकलेगी, ये रही, जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो देखा, इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इसकी कोटि अलग, इसकी अणुसंख्यता अलग, इसलिए ये अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? छदम एकाणुक अभिक्रियाएं। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, शर्करा का प्रतिपन। ये तो एस्टर का जल अपघटन था। एक एग्जाम्पल है शर्करा का प्रतिपन, बायो वाले हैं वो जानते हैं। शर्करा का प्रतिपन, इसकी इक्वेशन C12H22O11 प्लस H2O C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये बनता होगा आई थिंक, सही है। सुक्रोज है ये, सुक्रोज, इसको सुक्रोज कहते हैं। इसको ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। वही सेम, अणु संख्यता कितनी दिख रही है, अणु संख्यता कितनी दिख रही है, 2। लेकिन जब इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम जब अभिक्रिया की कोटि निकाल रहे होते हैं तब इसे एक्सिस में लेना होता है। तो इसके H2O की अधिकता के कारण इसको हम मानते हैं कि ये नहीं है, जबकि इसकी अध्ययन को हम मानना पड़ता है। तो इस तरीके से इसका R जो होगा वो कैसे निकलेगा, C12H22O11 की कंसंट्रेशन पर पावर 1। तो इसकी कोटि कौन सी हो गई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ये क्या है, ये है आपकी छदम एकाणुक अभिक्रिया, जिसे स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर मैं चल रही हूं।
ये चैप्टर ही खत्म हो गया, ध्यान रखना, जिसमें हम कोटि पढ़ ली, अणुसंकेता पढ़ ली, वेग पढ़ लिया, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए। अब सोच रहे होंगे 2 चैप्टर कैसे, तो इसका दूसरा चैप्टर जो है वो टक्कर सिद्धांत पर डिपेंडेंट है पूरा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, 2 या 3 दिन या 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन लगेंगे। उसके बाद आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपके नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे, पीडीएफ बनवा के मैं भेज दूंगी, ये नोट्स आपके पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। बस उन नोट्स को नोट जरूर कर लेना, ऐसे नहीं है कि पढ़ रहे हो बस फोन से, ध्यान रखना, बहुत दिक्कत आएगी, बहुत पछताओगे, ठीक है। लिखना अगला, कोटि को निर्धारित करने की प्रायोगिक विधियां। प्रायोगिक विधियां, अब तक जो पढ़ा वो तो थ्योरेटिकल किया ना, थ्योरेटिकल किया ना अब तक जो पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रायोगिक विधियां। अच्छा देखो, पहली विधि है समाकलन विधि। यहां तो सिर्फ पढ़ रहे हो, एमएससी करोगे केमिस्ट्री से तो इन्हें अच्छे से प्रैक्टिकल लैब में अप्लाई भी करेंगे हम क्या, आप जब जाओगे एमएससी करोगे, अगर केमिस्ट्री से इंटरेस्ट होगा किसी बच्चे का और चाह रहा होगा कि केमिस्ट्री से एमएससी करूं, तो वहां पे हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारित प्रयोगों से करते हैं लैब के अंदर। समाकलन विधि देखो क्या होता है, आपके पास प्रत्येक कोटि की अभिक्रिया जो है उनका सम का समाकलित वेग समीकरण है या नहीं है, आपके पास है या नहीं है, समाकलित वेग समीकरण है या नहीं है, या नहीं, प्रथम कोटि हो चाहे द्वितीय कोटि हो चाहे तृतीय कोटि हो चाहे द्वितीय कोटि हो, जितने भी हो, शून्य कोटि हो, सब में समाकलित वेग समीकरण आपको पता है ना। तो होता क्या है, उनमें आपने सारे के सारे इक्वेशन निकाल के देख लेना, उसमें एक तो ए चाहिए हो, एक एक्स पता हो, एक टी का मान पता हो, ए माइनस एक्स की वैल्यू पता हो, इन सब के मान आप उस समाकलित वेग समीकरण में रखो। शून्य कोटि की में रख के देख लो, प्रथम कोटि की में रख, यानी कि ऐसे स्टार्ट किया है। देखो होता क्या है लैब के अंदर, मैं समझाती हूँ आपको, यहां मेरे को लग रहा है कि थोड़ी चर्चा मुझे करनी चाहिए। होता क्या पता है, मैंने खूब प्रैक्टिकल किए हैं अभिक्रिया की कोटि से रिलेटेड, तो देखना लैब में ऐसा होता है कि हमने H2I2 मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया करते हैं मेन हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, आयोडीन भी अवेलेबल होता है, तो इसमें दिक्कत नहीं आती। होता क्या है, जैसे क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे पास स्टॉप वॉच होती है। स्टॉप वॉच का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट की तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे कि हम स्टार्टिंग में मानेंगे कि हमने H2 और I2 इन दोनों को स्टार्टिंग में लिया है, टाइम को स्टार्ट नहीं किया अभी नॉर्मल मुझे आयोडीन और हाइड्रोजन को मिलाना स्टार्ट किया है। जैसे ही आप आयोडीन और हाइड्रोजन को जिस समय मिलाना स्टार्ट करेंगे, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करोगे तो समय आपका चलने लगेगा। उस t इक्वल टू 0 पर आप इन दोनों की कंसंट्रेशन ज्ञात कर लेना कि आपने कितना कितना, जैसे कि आपने 20 ml लिया है, 10 ml लिया है, 40 ml लिया है। कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए हम एक्चुअली में कितनी कंसंट्रेशन है उसको ज्ञात करने के लिए हम मेन यूज करते हैं टाइट्रेशन को। टाइट्रेशन करवाते हैं हम हाइड्रोजन और आयोडीन का, उसके साथ क्या नाम है उसका, KMnO4 के साथ। और KMnO4 के साथ जब तक वो कलर चेंज होता है तब तक उसकी कंसंट्रेशन ज्ञात कर लेते हैं। तो वहां से हमें एक तो N1 V1 N2 V2 की वैल्यू मिल जाती है, वहां से हम ज्ञात करके आराम से एक एग्जैक्ट ए की वैल्यू निकल जाती है। ए की वैल्यू निकल गई। अब क्या हुआ, मैंने हाइड्रोजन और आयोडीन इन दोनों को मिलाना स्टार्ट किया तो 2HI बनना प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही इसमें 2HI बनना प्रारंभ होगा बच्चों, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड बनना स्टार्ट होगा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनना स्टार्ट होगा तो H2 और I2 की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो मैंने स्टार्ट किया जैसे t इक्वल टू 0 पर मैंने वैल्यू ज्ञात कर ली। जैसे t इक्वल टू 10 मिनट आया, स्टॉप वॉच को रोका, t इक्वल टू 10 मिनट पर चलने, स्टॉप वॉच को क्या किया मैंने, उसको क्या किया, हाइड्रोजन और आयोडीन की मात्रा, ध्यान रखना, स्टॉप वॉच को, अच्छा आ गए आप लोग देखना आगे ना आप लोग, चलो देखो अब
क्या हुआ कि जैसे आपने हाइड्रोजन और आयोडीन की इस रिएक्शन को रोका तो वो कुछ कम हो गई होगी ना, तो इस कंसंट्रेशन को वापस से ज्ञात करेंगे कि भाई H2 और I2 कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो उस कंसंट्रेशन को एक पिपेट के अंदर भरेंगे और पिपेट के अंदर भरने के बाद उसका वापस से ब्यूरेट के साथ टाइट्रेशन करवाओगे और जैसे ही टाइट्रेशन करवाओगे तो वहां से एक नया N1V1 मिलेगा। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी में ये कम से कम 10-15 घंटे की प्रैक्टिकल होता है जो 2-3 दिन में कंप्लीट होता है। तो देखो इसके बाद क्या होता है, जैसे आप t = 0, t = 10 इन समय पर निकाल लोगे तो इन सबके लिए x की वैल्यू अलग आएगी, a की वैल्यू तो सेम रहेगी, a - x की वैल्यू अलग आएगी। सबके मानों को t = 0 समय पर, t = 10 मिनट पर, आपका 5 मिनट में करवाने का मन है तो 5 मिनट में, t = फिर 20 मिनट पे, फिर 25 मिनट पे, 30 मिनट पे, ऐसे करके अलग अलग k की वैल्यू आएंगी। उस k और t के बीच जैसे ही आप ग्राफ खींचोगे, जैसे ही सॉरी t और x के बीच आप जैसे ही ग्राफ खींचोगे तो t और x के बीच ग्राफ खींचोगे तो k की वैल्यू जिस 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 कोटि के लिए k की वैल्यू स्थिर प्राप्त होने लग गई, मतलब जैसे मतलब अगर मैं कहूं कि k का मान प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इतना होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए इतना होता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए इतना होता है, अगर वो मान स्थिर प्राप्त होने लग जाए तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया या शून्य कोटि की अभिक्रिया। और प्रैक्टिकल एक्चुअली प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर ही होता है क्योंकि हम शून्य ऑर्डर की रिएक्शंस नहीं करते, केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करते हैं और पता भी रहता है हमें कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। केवल हमें तो केवल एक ग्राफ में करके दिखाना होता है कि ग्राफ बना के देखते हैं तो k की वैल्यू यहाँ पे एक स्थिर आ रही है। ठीक है, देखना मैंने क्या बोला, समाकलन विधि में क्या करेंगे, आप क्या करोगे, प्रत्येक समाकलित वेग समीकरण के अंदर जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया ज्ञात करनी है तो प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण में किस किस का मान रख दो, t का मान रख दो, x का मान रख दो, a का मान रख दो, a - x का मान रख दो। इन सब के मान जैसे ही आप रखोगे तो k के मान क्या प्राप्त होने लग जाएंगे, स्थिर प्राप्त होने लग जाएंगे। और k के मान स्थिर प्राप्त होने लगेंगे तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया या जो भी मानो आपने शून्य ऑर्डर में, शून्य ऑर्डर की रिएक्शन में लिखा है कि शून्य ऑर्डर की समाकलित वेग समीकरण में इन सबके हो गया। तो जो जिस जैसे आपने शून्य, अगर आपकी अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी तो उसके लिए k के मान स्थिर प्राप्त होंगे, अगर वो प्रथम कोटि की होगी तो उसके लिए k के मान स्थिर होंगे, अगर वो द्वितीय कोटि की होगी तो उसके लिए मान स्थिर k के होंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, समाकलन विधि से कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। और एक अवकलन विधि, दूसरी विधि कौन सी है, अवकलन विधि। हाथ में कॉपी पेन होने चाहिए, हल्का सा डेरिवेशन करेंगे इसका। अवकलन तो देखो आपको पता है r की पावर n कोटि की अभिक्रिया के लिए, n कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें n का मान अगर आप 0 रख दोगे तो वो शून्य ऑर्डर के लिए निकल जाएगा, n का मान 1 रख दोगे तो वो प्रथम कोटि के लिए निकल जाएगा, n का मान 2 रख दोगे तो उसके लिए द्वितीय कोटि के लिए निकल जाएगा। तो देखना जैसे आप क्या करो, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर n, जहां c क्या है, कंसंट्रेशन है, c क्या है, कंसंट्रेशन, और n क्या है, n क्या है, K2 है। तो माना मेरी दो अभिक्रियाएं हैं, पहली के लिए R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 की पावर n, R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 की पावर n। समीकरण 1, समीकरण 2 ये है ना, ये तो पक्का पता है कि R की वैल्यू, ये कंसंट्रेशन है, इस बार A में नहीं लिखा है मैंने, C के फॉर्म में लिखा है, आप चाहो तो A के फॉर्म में भी लिख सकते हो। nth कोटि की रिएक्शन के लिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 की पावर n होता है, और R आपको पता है dx/dt होता है कि नहीं होता, तो इसलिए ये अवकलन का यूज नहीं कर रहे क्या अपन, तो इसलिए इसको अवकलन का यूज करते हुए दिखा रही हूं मैं। तो ये लिख दिया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर n। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दोगे आप तो क्या आएगा, R1/R2 बराबर n का मान निकालना है, कोटि n ही तो है, C1 की पावर n अपॉन C2 की पावर n होगा कि नहीं होगा बताओ। तो देखना R1/R2 बराबर, ये पावर दोनों की सेम है क्या, इसे ऐसे लिख सकती हूं, n को बाहर लाना है तो जो बच्चे बता सकते हैं क्या करना चाहिए, n को बाहर लाने के लिए, n को बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए, n को बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए बताओ, जल्दी बताओ, n को बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों,
एन को बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए? लॉग लेना चाहिए। वेरी गुड। कौन है ये? पवन। बहुत होशियार हो भाई। ध्यान रखना, लॉग जब एन जब भी पावर में दिख जाए लॉग लेना है, दोनों तरफ लॉग ले लो। दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या आएगा? लॉग R1 अपॉन R2 बराबर लॉग C1 अपॉन C2 की पावर n। यहां से क्या आया? लॉग R1 अपॉन R2 बराबर क्या आया बच्चों? लॉग n पावर में है, n बाहर आएगा, लॉग C1 अपॉन C2। इसे क्या कर सकते हो आप? इसे लिख सकते हो लॉग R1 माइनस लॉग R2 बराबर n। इसको भी क्या लिख सकते हो आप? इसको भी क्या लिख सकते हो? लॉग C1 माइनस के लॉग C2 लिख सकते हो। यहां से n का मान कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? लॉग R1 माइनस के लॉग R2 अपॉन लॉग C1 माइनस के लॉग C। निकाल ली अभिक्रिया की कोटि अवकलन का यूज करते हुए? निकाली कि नहीं निकाली? बताओ, निकाली कि नहीं निकाली? आ गया समझ में? नोट कर रहे हो तो नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया? आ गया या नहीं बताओ? हाँ या ना? अरे हाँ या ना में जवाब तो दिया करो। आ गया? सबको आ गया? नोट कर लिया? निकाल लिया? यो तो थी अवकलन विधि। क्या थी? अवकलन के द्वारा क्या निकालना? क्या निकालना अवकलन के द्वारा? अभिक्रिया की कोटि का परिकलन करना। अगली विधि आंशिक परिवर्तन विधि। कौन सी विधि? आंशिक परिवर्तन विधि। आंशिक परिवर्तन विधि। आंशिक परिवर्तन को एक्चुअली इसको आंशिक इसलिए कहा गया है कि इसमें हम पूरी कोटि की अभिक्रिया का यूज नहीं कर रहे, थोड़ा सा इसका अंश ले रहे हैं। यानी कि मैं यूज करूंगी टी हाफ का, यानी कि मैंने इसमें किसका यूज किया है? अर्धायु काल का यूज किया है। आपको अच्छे से पता होगा कि अगर nth कोटि के लिए nth कोटि के लिए अगर टी हाफ निकालोगे तो क्या आएगा? nth कोटि के लिए टी हाफ अभी देखा ना, 1/a की पावर n माइनस 1, जहां a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। देखो कितना सिंपल है। सिंपल कितना है? अगर आपको किसी का वेग समीकरण निकालना है तो nth कोटि से फटाफट निकाल लोगे। अगर मैं जीरो कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए बात करूं तो ये 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, यानी कि a की पावर माइनस 1, और a की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस 1 a हो जाएगा। आपको पता होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होता है। आ गया? इससे आया कि नहीं आया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर 1 रखोगे तो यहां से क्या आएगा? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि टी हाफ, जो टी हाफ होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। पढ़े हो ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करें तो 2 माइनस 1 रखो तो ये क्या आया? टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? 2 माइनस 1। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। यानी कि अगर मैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करूं तो ऐसी कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। आंशिक परिवर्तन इसलिए इससे कहा गया है क्योंकि इसके लिए मैं सिर्फ अर्धायु काल का यूज करते हुए n की वैल्यू निकालूंगी। समझ गए होंगे? वही सेम दो समय ले लो। एक तो मैंने 1 ले लिया, अगर मैं इसको T1 ले लूं और T2 ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यूज मैं इसी के लिए कर रही हूं। इसको अगर मैं T1 लूं तो क्या आएगा? 1/a1 की पावर n माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? और अगर
T2 लूं तो क्या आएगा 1/A2 की पावर n-1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, कोई दिक्कत है? ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, समीकरण 1 और 2। आवाज आ रही है ना मेरी? देखना, समीकरण 1 भाग 2 दे दो, वही सेम करना है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए समीकरण 1 भाग 2 दे दोगे तो क्या आएगा, T1/T2 बराबर क्या आया 1/A1 की पावर n-1 अपॉन 1/A2 की पावर n-1। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? आंशिक परिवर्तन विधि में ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? आगे देखना, यहां से क्या आया, यहां से क्या आया T1/T2 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे नहीं हो जाएगा, A2 की पावर n-1 अपॉन A1 की पावर n-1 होगा कि नहीं होगा? n की वैल्यू निकालनी है, सेम लॉग ले लो दोनों ओर, तो लॉग लोगे तो क्या आएगा, यहां से लॉग, इनको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पावर सेम है, n-1 बाहर आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, n-1 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा n-1 लॉग A2 अपॉन A1। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ? ये लॉग मिटा दूं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मिटा दूं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पूछ लेना भाई, मैं पहले कह रही हूं। अब देखना, यहां से क्या आया, लॉग T1 माइनस के लॉग T2 बराबर, देखना n-1 लॉग, ये क्या हो जाएगा, लॉग A2 माइनस लॉग A1। होगा कि नहीं होगा? n-1 को अकेला छोड़ना है क्योंकि मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग T1 माइनस के लॉग T2 अपॉन में आएगा लॉग A2 माइनस के लॉग A1 बराबर क्या आया n-1। n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, लॉग T1 माइनस के लॉग T2 अपॉन लॉग A2 माइनस के लॉग A1 ये फॉर्मूला यूज करके आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने अर्ध आयु काल का यूज किया है, इसलिए इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए केवल एक अर्ध आयु काल का यूज किया, इसलिए इसको मैंने आंशिक परिवर्तन विधि कहा है। और इसमें एक लास्ट विधि बची है, ओस्टवाल्ड विल्गन विधि, हल्की सी बड़ी है, और चूंकि इसमें रेडियो एक्टिव विघटन भी पढ़ना है, हमें रेडियो एक्टिव विघटन भी पढ़ना है, तो देखेंगे हम रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे, ओस्टवाल्ड विल्गन के बारे में बात करेंगे, और सबसे फिर इसके बाद में एक चीज और पढ़नी है, रासायनिक बल गतिकी की प्रायोगिक विधियां, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स की एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत, आर्हेनियस समीकरण, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये विधियां कल खत्म हो जाएंगी, सारी करा दूंगी कल खत्म, बस फिर एक सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे, उसके साथ ही इस यूनिट का अंत करेंगे। हाँ बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है बताओ? मैम चलाना एक बार। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है? हाँ या ना में जवाब दो। आ गया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? सारा कर लोगे? सारा कर लोगे ना? कर लोगे ना? कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपके, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कल, ठीक है ना, कल की क्लास में मुलाकात होगी आपसे 12 बजे ओस्टवाल्ड विल्गन विधि के साथ। थैंक यू।